एक ऐसा सीरियल किलर जो सालों तक अंधेरे में मौत का तांडव मचाता रहा, अपनी मासूम शिकारों को बहला फुसलाकर जंगलों में ले जाता, उनका गला घोंट कर मार डालता और फिर लाशों के पास लौटकर उनके साथ घिनौने काम करता। ग्रीन रिवर किलर, एक वहशी दरिंदा जिसने डर को नया नाम दिया। आखिर कौन था ये शैतान और कैसे पुलिस ने इस नरसंहार को खत्म किया? चलिए, इस सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 15 जुलाई 1982 वॉशिंगटन के केंट शहर में पैग ब्रिज के नीचे एक 16 साल की लड़की की लाश मिली। उसका नाम वेंडी ली कॉफील्ड था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नरसंहार की शुरुआत थी जो आने वाले दशकों तक सिएटल टैकोमा इलाके में खौफ का साया बनकर मंडराता रहेगा। वेंडी एक हफ्ते पहले 8 जुलाई को टैकोमा के एक स्टेट होम से लापता हुई थी, लेकिन जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामला एक ऐसे खूनी दरिंदे से जुड़ा हुआ है जिसने 71 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। कुछ हफ्तों बाद 12 अगस्त 1982 को ग्रीन रिवर के पास केंट में एक और लाश मिली। ये थी 23 साल की डेबरा लिन बॉनर, जो 25 जुलाई से लापता थी। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और पुलिस को समझ आने लगा कि कोई सीरियल किलर खुलेआम कत्ल कर रहा है। 15 जुलाई 1982 को जब वेंडी ली कॉफील्ड की लाश ग्रीन रिवर के पास मिली, तो यह एक अकेली हत्या लग रही थी। लेकिन कुछ हफ्तों में ही जब डेबरा लिन बॉनर, सिंथिया हैंसन और ओम्पल मिल्स जैसी और युवतियों की लाशें ग्रीन रिवर के आसपास के इलाकों से बरामद होने लगीं, तो पुलिस को एहसास हुआ कि वे एक सीरियल किलर के निशाने पर हैं। किंग काउंटी शेरिफ विभाग ने इस हत्यारे की तलाश के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया। टीम में अनुभवी जासूस, फोरेंसिक एक्सपर्ट और यहाँ तक कि एफबीआई के प्रोफाइलर भी शामिल थे। लेकिन कातिल पुलिस से 2 कदम आगे था। वह अपने अपराधों को इतनी सफाई से अंजाम देता कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। 1983 में जब 18 साल की मैरी मालवर लापता हुई, तो उसके बॉयफ्रेंड और दलाल ने देखा कि जिस ट्रक में वह आखिरी बार बैठी थी, वह गैरी रिडग्वे के घर के बाहर खड़ा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया और रिडग्वे पहली बार संदेह के घेरे में आया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो वह बहुत ही शांत और संयमित लगा और कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। 1984 में पुलिस ने उसे फिर से बुलाया और पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ पकड़ने की मशीन से जांच की, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह टेस्ट पास कर गया। इसी बीच पुलिस ने जेल में बंद टेड बंडी से मदद मांगी। बंडी ने एफबीआई को सुझाव दिया कि कातिल जरूर अपने शिकार की लाशों के पास दोबारा जाता होगा, और अगर पुलिस ऐसे किसी डंप साइट पर नजर रखे तो वे उसे पकड़ सकते हैं। हालांकि पुलिस को रिडग्वे पर शक था, लेकिन उनके पास उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। ये मामला सालों तक ठंडा पड़ा रहा। लेकिन फिर 2001 में जब तकनीक उन्नत हुई और डीएनए टेस्टिंग संभव हुई, पुलिस ने पुराने शवों से मिले स्पर्म सैंपल की दोबारा जांच की। डीएनए टेस्ट ने गैरी रिडग्वे को 3 हत्याओं से जोड़ दिया। ये निर्णायक सबूत था। 30 नवंबर 2001 को रिडग्वे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने पहले सब कुछ नकारा, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, उसने कबूल कर लिया कि वह 49 हत्याओं का दोषी था। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने इतनी हत्याएं की थीं कि अब उसे खुद भी याद नहीं था कि कितनी लड़कियों को मारा था। गैरी रिडग्वे, एक ऐसा नाम जिसने 1980 और 1990 के दशक में वॉशिंगटन के सिएटल टैकोमा इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और उसने 49 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल कर ली। लेकिन क्या कोई जन्म से ही हत्यारा होता है, या बचपन की परछाइयां इंसान को राक्षस बना देती हैं? गैरी रिडग्वे का जीवन यह सवाल उठाता है। तो चलिए इस खूनी दरिंदे के अतीत में झांकते हैं। 18 फरवरी 1949 को सॉल्ट लेक सिटी, यूटाह में जन्मे रिडग्वे का बचपन उतना ही अंधकारमय था जितना उसके अपराध। उसकी मां बेहद कठोर और हावी रहने वाली महिला थी, जबकि उसके पिता
एक बस ड्राइवर थे जो अक्सर सेक्स वर्कर्स से नफरत करने की बातें किया करते थे। रिडग्वे के बचपन में हिंसा आम थी। उसकी माँ छोटी छोटी गलतियों पर बेल्ट या लकड़ी से मारती थी। रिडग्वे की मानसिक स्थिति भी असामान्य थी। उसे डिसलेक्सिया था, जिससे वह पढ़ाई में कमज़ोर था और 1 साल के लिए हाई स्कूल में पीछे रह गया। जब वह सिर्फ 16 साल का था, उसने एक 6 साल के बच्चे को जंगल में ले जाकर चाकू घोंप दिया। वह बच्चा बच गया, लेकिन इस घटना से यह साफ था कि गैरी रिडग्वे में बचपन से ही हिंसा की प्रवृत्ति थी। 1969 में टाई हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद रिडग्वे ने अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड क्लाउडिया क्रेग से शादी कर ली और अमेरिकी नौसेना में भर्ती हो गया। उसे वियतनाम भेजा गया, जहां उसने युद्ध का अनुभव किया। लेकिन इस दौरान उसकी सेक्स वर्कर्स के प्रति दीवानगी और नफरत दोनों बढ़ गई। वह लगातार वेश्याओं के पास जाता रहा और गोनोरिया जैसी यौन संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो गया। उसकी पहली शादी सिर्फ 1 साल में टूट गई। रिडग्वे ने 3 बार शादी की, लेकिन हर बार उसकी पत्नियों ने उसे बेहद अजीब और खतरनाक बताया। वह धार्मिक तो था, लेकिन दोहरा जीवन जीता था। वह बाइबल पढ़ता, चर्च जाता और अपनी पत्नी को भी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर करता, लेकिन साथ ही सड़कों पर सेक्स वर्कर्स की तलाश में घूमता। उसकी दूसरी पत्नी मार्सिया विंसलो ने दावा किया कि रिडग्वे ने एक बार उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। रिडग्वे को बार बार सेक्स की जरूरत होती थी। पत्नियों और प्रेमिकाओं के मुताबिक वह रोजाना कई बार संबंध बनाना चाहता था और वह जंगलों, सार्वजनिक जगहों, यहाँ तक कि उन इलाकों में भी संबंध बनाना पसंद करता था जहाँ बाद में उसके शिकारों की लाशें मिलीं। रिडग्वे के जीवन में एक अजीब विरोधाभास था। वह खुद को धार्मिक मानता था, लेकिन वह सीरियल किलर प्रवृत्तियों से भरा हुआ था। उसने एक बार कबूल किया कि वह सेक्स वर्कर्स से नफरत करता था और उन्हें पैसे देना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें मार डालता था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां के प्रति उसके अंदर गुस्सा और यौन आकर्षण दोनों था और वह बचपन से ही उसकी हत्या करने के बारे में सोचता था। यह स्पष्ट था कि गैरी रिडग्वे के मन में यौन इच्छा और हिंसा के बीच एक अजीब सा संघर्ष था, और यही संघर्ष उसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक बना गया। अब देखते हैं कि गैरी रिडग्वे के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ। अगस्त 2003 की शुरुआत में सिएटल के समाचार चैनलों ने रिपोर्ट किया कि गैरी रिडग्वे को किंग काउंटी जेल की अधिकतम सुरक्षा सेल से एयरवे हाइट्स के मध्यम सुरक्षा स्तर के टैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये तब हुआ जब उसकी कानूनी टीम एंथनी सैवेज की अगुवाई में एक समझौता करने की तैयारी कर रही थी। इस सौदे के तहत अगर रिडग्वे पुलिस के साथ सहयोग करता और अपने अपराधों की पूरी सच्चाई बताता, तो उसे मृत्युदंड से बचाया जा सकता था। 5 नवंबर 2003 को गैरी रिडग्वे ने 48 महिलाओं की हत्या के आरोप में खुद को दोषी करार दिया। इस सौदे के तहत उसे फांसी नहीं दी गई, लेकिन उसे पुलिस की मदद करनी पड़ी ताकि वह उन पीड़िताओं के शवों को खोज सके जिनकी हत्याएं उसने की थीं। अपने बयान में उसने बताया कि उसने किंग काउंटी, वॉशिंगटन में अपने सभी शिकारों को मारा और जानबूझकर कुछ शवों को पोर्टलैंड, ओरेगन के पास फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। किंग काउंटी के अभियोजक नॉर्म मालिंग ने इस समझौते को सही ठहराते हुए कहा कि अगर वे मुकदमे में आगे बढ़ते तो वे सिर्फ 7 हत्याओं को साबित कर पाते, लेकिन इस सौदे से 41 अन्य पीड़िताओं को न्याय मिल सकता था। उन्होंने कहा, गैरी रिडग्वे हमारी दया का हकदार नहीं है, उसे जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन यह समझौता हमारी दया उसके लिए नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए है जिन्होंने इतने वर्षों तक अपने प्रियजनों को खोने का दुख सहा है। 18 दिसंबर 2003 को किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश रिचर्ड ए. जोन्स ने रिडग्वे को 48 आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिनमें से किसी में भी परोल का कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उसे सबूत नष्ट करने के लिए हर पीड़िता के लिए 10 साल की अतिरिक्त सजा दी गई, जिससे उसकी कुल सजा 480 साल और बढ़ गई। रिडग्वे ने 2003 में पुलिस को 3 शवों तक पहुंचाया। 16 अगस्त 2003 को एक 16 वर्षीय लड़की का कंकाल एन मकला, वॉशिंगटन के पास मिला, जिसे बाद में पैमी अनेट एवेंट के रूप में पहचाना गया। इसके अलावा मरी मल्वर और अप्रैल बटरम के अवशेष सितंबर 2003 में मिले। इसके 2 साल बाद 23 नवंबर 2005 को एक हाइकर ने हाईवे 18 के पास ट्रेसी विंस्टन की खोपड़ी खोजी। ट्रेसी सिर्फ 19 साल की थी जब वह 12 सितंबर 1983 को लापता हुई थी। इस खोज के बाद रिडग्वे को 49वीं हत्या के लिए एक और उम्र कैद की सजा दी गई। गैरी रिडग्वे ने अमेरिका के किसी भी सीरियल किलर से ज्यादा हत्याएं कबूल कीं। 5 महीनों तक चले पुलिस इंटरव्यूज में उसने 48 हत्याओं की पुष्टि की, जिनमें से 42 हत्याएं पुलिस की ग्रीन रिवर किलर लिस्ट में शामिल थीं। 9 फरवरी 2004 को अभियोजकों ने उसके वीडियो इंटरव्यू सार्वजनिक किए। 31 दिसंबर 2003 के एक इंटरव्यू में उसने दावा किया कि उसने कुल 71 महिलाओं की हत्या की थी। हालांकि उसने यह भी कबूल किया कि उसने मरने के बाद कई महिलाओं के शवों के साथ यौन संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसने शवों को गाड़ना शुरू कर दिया ताकि वह नेक्रोफिलिया, मृत शरीर के साथ यौन संबंध की लत से बच सके। रिडग्वे ने यह भी बताया कि उसने सेक्स वर्कर्स को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वे आसानी से फंस जाते थे और उसे उनसे नफरत थी। वह उन्हें पैसे देने के बजाय उन्हें मार डालता। उसकी हत्याओं की क्रूरता और संख्या ने उसे इतिहास के सबसे भयानक सीरियल किलर्स में से एक बना दिया। गैरी रिडग्वे वर्तमान में वॉशिंगटन राज्य के आईवाई जेल में एक कारावास की सजा काट रहा है। उसे 48 आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जिसमें परोल की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा उसे 480 अतिरिक्त वर्षों की सजा भी दी गई है, जो उसने साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में पाई थी। वह कभी भी बाहर नहीं आ सकेगा और उसने अब तक अपनी अधिकांश पीड़िताओं के शवों का स्थान भी पुलिस को बताया, जिससे कुछ हत्याओं का रहस्य हल हो सका। एक दिलचस्प पहलू यह है कि टेड बंडी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध सीरियल किलर था, ने ग्रीन रिवर किलर की पहचान में मदद की थी। 1984 जब जांच टीम गैरी रिडग्वे के मामले की जांच कर रही थी, तो उन्होंने बंडी से सलाह ली। बंडी, जो उस समय पहले ही पकड़ा जा चुका था, ने पुलिस को बताया कि ग्रीन रिवर किलर की घटनाओं में कुछ समानताएं हैं और यह भी कि किलर शवों के पास वापस लौटता है। बंडी का अनुमान सही निकला, क्योंकि बाद में रिडग्वे ने अपनी सजा के दौरान कबूल किया कि वह हत्याओं के बाद शवों के पास लौटकर सेक्स करता था, जिससे पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण दिशा मिली। तो दोस्तों, ये थी ग्रीन रिवर किलर गैरी रिडग्वे की कहानी। उसने इतने वर्षों तक हत्या की और अंत में पकड़ा गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।